स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वनाग्नि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वनाग्नि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। 2. वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना एकमात्र सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वनाग्नि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2018 में वन सीमांत समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाकर तथा उन्हें राज्य वन विभागों के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करके वनाग्नि को कम करने के लिए शुरू की गई थी। अतः कथन 1 सही है। वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना एकमात्र सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम है जो वन अग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ब्रेन रोट का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए. किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट जो प्रायः बहुत अधिक छद्म या चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु के उपभोग से जुड़ी होती है। बी. दूषित भोजन के सेवन से होने वाला एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार। सी. मृत्यु के पश्चात मस्तिष्क के ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया का प्रायः फोरेंसिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। डी. पराबैंगनी किरणों के दीर्घकाल तक संपर्क से उत्पन्न एक मनोवैज्ञानिक स्थिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रेन रोट एक ऐसा शब्द है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2024 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में कथित गिरावट है जिसे विशेष रूप से उस सामग्री के अत्यधिक उपभोग के परिणाम के रूप में देखा जाता है जिसे छद्म या चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि यह एक ऐसी चीज है जो इस प्रकार की गिरावट की ओर ले जा सकती है। अगला प्रश्न है, WOH G64 तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तारा लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में स्थित है। 2. यह तारा हमारी आकाशगंगा से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक दूसरी आकाशगंगा में स्थित WOH G64 तारे की पहली विस्तृत छवि लेने में सफलता प्राप्त की है। यह लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में स्थित है। वही लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले एक छोटी आकाशगंगा है। अतः कथन 1 सही है। बता दें कि यह तारा हमारी आकाशगंगा से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसे एक अंडाकार कोकून में लिपटा हुआ देखा गया है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पृथ्वी की निचली कक्षा में 14,000 से ज्यादा उपग्रह हैं। 2. इनमें से 3500 निष्क्रिय उपग्रह हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में बढ़ते अंतरिक्ष यातायात और कक्षाओं में भीड़ को देखते हुए वैश्विक स्तर पर देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि पृथ्वी की कक्षा में बढ़ते उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों और मलबे के कारण अंतरिक्ष में ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है। अमेरिका स्थित स्लिंगशॉट एरोस्पेस के आंकड़ों से पता चला है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में 14,000 से ज्यादा उपग्रह हैं। अतः कथन 1 सही है, जिनमें से 3500 निष्क्रिय उपग्रह हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, AOMSUC 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2. इसका पहला सम्मेलन 2010 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में घोषणा की गई कि 14वां AOMSUC 14 का आयोजन भारत नई दिल्ली में किया गया। अतः कथन 1 सही है। इसका पूरा नाम एशिया ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन है।
इसका पहला सम्मेलन 2010 में बीजिंग में आयोजित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एसडीएफ एक लिक्विडिटी विंडो है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को अतिरिक्त लिक्विडिटी को अपने पास रखने का विकल्प देगा। 2. यह रिवर्स रेपो सुविधा से इस मायने से अलग है कि इसमें बैंकों को फंड जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ यह एक लिक्विडिटी विंडो है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को अतिरिक्त लिक्विडिटी को अपने पास रखने का विकल्प देगा, अतः कथन 1 सही है। यह रिवर्स रेपो सुविधा से इस मायने में अलग है कि इसमें बैंकों को फंड जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा सहित क्षमा करने, कम करने या सजा में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। 2. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से इस शक्ति का प्रयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान देने, सजा माफ करने या उसे कम करने, सजा में राहत या छूट प्रदान करने या सजा में राहत देने का अधिकार देता है। इसकी सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है, अतः कथन 1 सही है। इस सजा में मृत्युदंड शामिल है। यह सजा संघीय विधि के तहत अपराधों के लिए दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप होने चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाली बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियां हैं जहां वे सतही वायु परिसंचरण में संगठित हो जाती हैं। 2. उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाले बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियां हैं जहां वे सतही वायु परिसंचरण में संगठित हो जाती हैं, अतः कथन 1 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। 2. बाल्टिक सागर डेनिश जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल्टिक सागर यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अतः कथन 1 सही है। बाल्टिक सागर डेनिश जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, अतः कथन 2 सही है। यह विश्व में खारे जल का सबसे बड़ा जल स्रोत है। अगला प्रश्न है, उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. घरेलू विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में PLI योजना आरंभ की गई थी। 2. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन उन कंपनियों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत पर आधारित है जो कम से कम 1 दशक से भारत में विनिर्माण कर रही हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना मार्च 2020 में आरंभ हुई। PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है।
PLI योजना के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए वित्तीय परितोष मिलते हैं जो 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फेम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फेम इंडिया राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2013 का हिस्सा है। 2. इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकृत करना, ई वाहनों को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण फेम योजना। फेम इंडिया राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2013 का हिस्सा है, अतः कथन 1 सही है। इस योजना में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्निक्स जैसे माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में फेम इंडिया फेज 2 का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकृत करना, ई वाहनों को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM के बारे में सत्य नहीं है? A. LLM को मानव सदृश पाठ को समझने और उत्पन्न करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। B. LLM प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से नियम आधारित एल्गोरिदम पर निर्भर है। C. LLM विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे सारांशीकरण, अनुवाद और पाठ वर्गीकरण। D. LLM की अपनी सेवाएं हैं जिसमें पक्षपातपूर्ण या अनुचित जानकारी के प्रसार की संभावना रहती है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।